नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय का दूसरा भाग। और हेडिंग हमारा इस प्रकार है, सहयोग तथा श्रम विभाजन। दोस्तों, सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया में भी हम सहयोग के प्रमाण देख सकते हैं, चाहे वे चींटियाँ हों, मधुमक्खियाँ हों अथवा स्तनपायी पशु। परंतु पशुओं की दुनिया से तुलना सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। हम समाजशास्त्र की दो भिन्न सैद्धांतिक परंपराओं का प्रयोग इस बिंदु के विश्लेषण के लिए करेंगे, जिनका एमिल दुर्खाइम तथा कार्ल मार्क्स ने प्रतिनिधित्व किया। अधिकतर समय समाजशास्त्र में इस मान्यता को सहमति नहीं मिली कि मनुष्य का स्वभाव घिनौना तथा क्रूर होता है। एमिल दुर्खाइम ने इस दृष्टिकोण की आदिम मानव जाति की एकमात्र उत्तेजना यही थी कि उनकी भूख तथा प्यास की हमेशा पूरी संतुष्टि हो, के विपक्ष में इस प्रकार के तर्क दिए। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे विचारकों ने नैतिक जीवन के आवश्यक अवयवों को नज़रअंदाज किया। वे हैं संयमित प्रभाव का प्रयोग जो समाज अपने सदस्यों पर करता है, जो उनके अस्तित्व तथा चुनाव के संघर्ष की पार्श्विक क्रिया को संयमित तथा शून्य कर देता है। जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है, क्योंकि वहाँ एकता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के प्रारंभ से ही देखते हैं, और यहाँ तक कि असंयमित रूप में भी। दुर्खाइम के लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और इस तरह समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन की भूमिका जिसमें सहयोग निहित है, यथार्थ रूप से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहां प्रकृति का नियम है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। दुर्खाइम ने यांत्रिक तथा सावयवी एकता में अंतर स्पष्ट किया, जो क्रमशः पूर्व औद्योगिक तथा जटिल औद्योगिक समाजों की विशेषता थी। यांत्रिक एकता संहति का एक रूप है जो बुनियादी रूप से एक रूपता पर आधारित है। इस समाज के अधिकांश सदस्य एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कम से कम विशिष्टता अथवा श्रम विभाजन को हमेशा आयु तथा लिंग से जोड़ा जाता है। यह समाज की मुख्य विशेषता है। इस समाज के सदस्य परस्पर अपनी मान्यताओं तथा संवेदनाओं, अंतर विवेक तथा चेतना से जुड़े होते हैं। सावयवी एकता सामाजिक संहति का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित है तथा जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में स्वनिर्भरता है। जैसे जैसे व्यक्ति विशिष्टता हासिल करता है, वैसे वैसे दूसरों पर अधिक निर्भर होता जाता है। कृषि आधारित जीविका में लगा एक परिवार अपने जैसा काम करने वालों की थोड़ी या बगैर किसी मदद के जीवित रह सकता है, परंतु कपड़ा अथवा कार उद्योग में लगा व्यापारी अन्य विशिष्ट कर्मचारियों के बिना जीवित नहीं रह सकता, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। दोस्तों, कार्ल मार्क्स भी मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में अंतर स्पष्ट करते हैं। जहाँ दुर्खाइम परार्थवाद तथा एकता को मानव दुनिया का विशिष्ट लक्षण मानते हैं, वहीं मार्क्स चेतना पर बल देते हैं। वे लिखते हैं, मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर चेतना, धर्म तथा किसी अन्य वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। जैसे ही वे अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने लगते हैं, वे स्वयं को पशुओं से भिन्न समझना प्रारंभ कर देते हैं। यह प्रयास उनके भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है। आजीविका के साधनों के उत्पादन से मनुष्य परोक्ष रूप से अपने भौतिक जीवन को प्रजनित करता है।
मार्क्स का उपयुक्त कथन कठिन लग सकता है, परंतु सहयोग मनुष्य जीवन को पशु जीवन से किस प्रकार अलग करता है को समझने में मदद करेगा। मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन तथा सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी हैं। उदाहरण के लिए सदियों से पुरुषों तथा महिलाओं ने प्राकृतिक बाध्यताओं में अपने आप को समायोजित किया है। विभिन्न तकनीकी आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को ही नहीं बदला है, बल्कि समय के साथ प्रकृति को भी बदल दिया है। इस प्रकार से मनुष्य सहयोग करते हुए निष्क्रिय रूप से केवल समायोजन और सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि उस प्राकृतिक तथा सामाजिक संसार को भी बदल देते हैं जहां वे समायोजन करते हैं। हमने पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में सांस्कृतिक पर एक अध्याय में देखा कि किस प्रकार भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभवों के कारण अंग्रेजी भाषा के साथ समायोजन, सामंजस्य तथा सहयोग करना पड़ा था। लेकिन इस प्रक्रिया में हिंग्लिश का उद्भव एक जीवित सामाजिक यथार्थ है। यद्यपि दुर्खाइम ने प्रकारवादी संदर्भ पर तथा मार्क्स ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया, परंतु दोनों के विचार अलग हैं। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहां वर्ग विद्यमान है वहां सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता। उनका तर्क है कि सामाजिक शक्ति अर्थात बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियां, जिनका उद्भव विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग तथा श्रम विभाजन द्वारा होता है, इन व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर स्वाभाविक होता है। यह स्वयं ही सम्मिलित ताकत का परिणाम न होकर एक अनजान ताकत का परिणाम है जो उनके बाहर स्थित है। मार्क्स ने अलगाव शब्द का प्रयोग श्रम की मूर्त अंतर्वस्तु तथा श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। दूसरे शब्दों में, मजदूर अपने कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित करें, इस पर उनका नियंत्रण नहीं होता और इसी प्रकार वे अपने श्रम के उत्पादन पर से भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। हम यहाँ दो विपरीत उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं। संतुष्टि तथा सृजनात्मकता का भाव, जो एक बुनकर या कुम्हार या लुहार को अपने काम से मिलता है, तथा दूसरी ओर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन में लीवर खींचना या बटन दबाना होता है। इन हालातों में सहयोग आरोपित होता है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और इसमें हम जानेंगे प्रतिस्पर्धा अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में। प्रतिस्पर्धा अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में दोस्तों, जैसा कि सहयोग के विषय में हुआ, प्रतियोगिता की संकल्पना इस विचार के साथ आगे बढ़ती है कि प्रतिस्पर्धा विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक है। हम यह जान चुके हैं कि किस प्रकार समाजशास्त्र की व्याख्या प्रकृतिवादी व्याख्या से भिन्न है। अतः यहाँ यह आवश्यक है कि एक सामाजिक तत्व के रूप में प्रतिस्पर्धा को समझा जाए, जिसका समाज में उद्भव हुआ है तथा एक निश्चित ऐतिहासिक समय में यह प्रभावी रही है। समकालीन समय में यह सर्वप्रमुख विचार है तथा अधिकतर यह समझना मुश्किल होता है कि कहीं ऐसा समाज हो सकता है जहां प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत न हो। दोस्तों, यह दंतकथा एक स्कूल अध्यापक जो अपने अनुभवों को अपने बच्चों के साथ अफ्रीका के एक पिछड़े स्थान से बता रहा है, हमारा ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करता है जहां प्रतिस्पर्धा को स्वयं समाजशास्त्रीय रूप में न कि स्वाभाविक वृत्ति के रूप में समझना था। यह दंतकथा अध्यापक की इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे दौड़ने की प्रतिस्पर्धा के विचार से प्रसन्न होंगे, जहां विजेता को एक चॉकलेट इनाम के रूप में दिया जाएगा। आश्चर्य, उनके इस सुझाव ने बच्चों में किसी प्रकार के उत्साह का संचरण नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ दुश्चिंता और दुख को बढ़ा दिया।
जांच पड़ताल करने पर आगे बताया गया कि उनकी ऐसे खेलों में अरुचि है जहां विजेता तथा पराजित होंगे। यह उनके आनंद करने के विचार के विरुद्ध है। उनके लिए आनंद का विचार आवश्यक तौर पर सहयोग तथा सामूहिक अनुभव है, न कि प्रतिस्पर्धा, जहां पुरस्कार कुछ लोगों को वंचित करता है तथा एक अथवा कुछ को पुरस्कृत करता है। दोस्तों, समकालीन विश्व में प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मानदंड तथा परिपाटी है। शास्त्रीय समाज वैज्ञानिकों जैसे एमिल दुर्खाइम तथा कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद तथा प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाजों में देखा है। आधुनिक पूंजीवादी समाज जिस प्रकार कार्य करते हैं, वहाँ दोनों का एक साथ विकास सहज है। यहाँ अत्यधिक कार्यकुशलता तथा लाभ के कमाने पर बल दिया जाता है। पूंजीवाद की मौलिक मान्यताएं हैं: व्यापार का विस्तार, श्रम विभाजन, विशेषीकरण और बढ़ती उत्पादकता। दोस्तों, स्वधारणी समृद्धि की ये प्रक्रियाएं पूंजीवाद के केंद्रीय विचार से बढ़ावा प्राप्त करती हैं। बाजार क्षेत्र में विद्यमान मुक्त प्रतिस्पर्धा में तार्किक व्यक्ति अपने लाभों को अधिक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है। इस विचारधारा का तर्क है कि बाजार इस प्रकार से कार्य करता है कि अधिकतम कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए, प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्यकुशल फर्म बची रहे। प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि अधिकतम अंक पाने वाला छात्र अथवा बेहतरीन छात्र को प्रसिद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल सके और फिर बेहतरीन रोजगार प्राप्त हो सके। इन सभी स्थितियों में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। क्रियाकलाप 6 कहता है कि 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को देने के केंद्र सरकार के निर्णय पर भारत में जोरदार वाद विवाद हुआ। अखबारों, पत्रिकाओं तथा टीवी पर इस विषय के पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों को एकत्रित कीजिए। विद्यालयों में ड्रॉप आउट की दर, विशेषकर प्राइमरी विद्यालयों में, पर जानकारी हासिल करिए। दोस्तों, अधिकतर निम्न जाति के विद्यार्थी स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं तथा शिक्षा के उच्च संस्थानों में अधिकतर उच्च जातियों का वर्चस्व है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की संकल्पना पर चर्चा करें। ऐसे विचार कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है को अन्य प्रकृतिवादी व्याख्याओं की भांति आलोचनात्मक दृष्टि से समझा जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद के जन्म के साथ ही प्रबल इच्छा के रूप में फली फूली। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा परिचर्चा कीजिए। यहाँ दिया गया है, जेएस मिल जैसे उदारवादियों ने यह महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा के प्रभाव अधिकतर नुकसानदायक होते हैं। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का विवेचन प्रत्येक की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ, लेकिन साथ ही यह सबके लिए लड़ाई है। यह इस अर्थ में कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा निम्नतम लागत है पर अधिकतम उत्पाद भी है। इससे भी आगे व्यक्तिवाद का समाज में तीव्र विस्तार एवं विभिन्न प्रकार के हित जो पूरे समूह के सदस्यों को एक साथ जोड़े रहते हैं, यह विचार तभी जीवित रहता है जब व्यक्ति पर प्रतिस्पर्धा मूलक संघर्ष की आवश्यकताओं को थोप दिया जाता है। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा तथा पूंजीवाद के तहत 19वीं शताब्दी की संपूर्ण मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में आवश्यक हो सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अत्यंत तीव्र गति से विकास को वहां प्रतिस्पर्धा की अधिकतम उपस्थिति के गुण के रूप में देखा जा सकता है।
परंतु फिर भी हम प्रतिस्पर्धा के दायरे या प्रतियोगी भावना की तीव्रता को विभिन्न समाजों में आर्थिक विकास की दर के साथ सकारात्मक सहसंबंध का रूप देने में कठिनाई महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह माने जाने के भी कारण हैं कि प्रतिस्पर्धा के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। अगला 7 देखते हैं। दोस्तों, इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। प्रतिस्पर्धा समाज के लिए सकारात्मक तथा आवश्यक। प्रतिस्पर्धा का विभिन्न विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस विषय पर अपने स्कूल के अनुभवों के आधार पर निबंध भी लिखिए। दोस्तों, यह विचारधारा मानकर चलती है कि व्यक्ति बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिस्थिति, शिक्षा, रोजगार अथवा प्रतिस्पर्धा हेतु समान संसाधन रहते हैं। परंतु जैसा कि स्तरीकरण अथवा असमानता पर की गई पूर्व चर्चा दिखाती है कि व्यक्ति को समाज में भिन्न प्रकार से अवस्थित किया गया है। यदि भारत में बच्चों की अधिकतम संख्या विद्यालय में नहीं जाती अथवा वे आज या कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे हमेशा के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8 कहता है कि विभिन्न अवसरों को पहचानिए जब हमारे समाज में एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। आप स्कूल में प्रवेश से प्रारंभ करते हुए आगे जीवन में आने वाले विभिन्न अवस्थाओं को ले सकते हैं। चलिए अब अगले हेडिंग पे चलते हैं और देखते हैं समाज में किस प्रकार के संघर्ष और किस प्रकार के सहयोग बराबर उत्पन्न होते रहते हैं। दोस्तों, संघर्ष शब्द का अर्थ है हितों में टकराहट। हमने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से संबंध सिद्धांतवादी विश्वास करते हैं कि संसाधनों की कमी समाज में संघर्ष उत्पन्न करती है, क्योंकि उन संसाधनों को पाने तथा उस पर कब्जा करने के लिए प्रत्येक समूह संघर्ष करता है। संघर्ष के आधार भिन्न भिन्न होते हैं। ये वर्ग अथवा जाति, जनजाति अथवा लिंग, नृजातीयता अथवा धार्मिक समुदायों में हो सकते हैं। एक नौजवान छात्र के नाते आप समाज में विद्यमान संघर्षों की विविधता से परिचित हैं। विभिन्न संघर्षों के पैमाने तथा प्रकृति यद्यपि भिन्न होती है। क्रियाकलाप 9 कहता है कि आप सोचिए आज विश्व में वे कौन से विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं जो विद्यमान हैं। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के समूह के बीच संघर्ष है। एक ही राष्ट्र के अंदर कई प्रकार के संघर्ष विद्यमान है। इन सब की एक सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि किस रूप में वे समान तथा किस रूप में भिन्न हैं। दोस्तों, अधिकतर सामान्य ज्ञान की सोच के अनुसार समाज में संघर्षों की स्थिति नई है। समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संघर्ष की प्रकृति तथा रूप सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु संघर्ष किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सदैव से रहा है। सामाजिक परिवर्तन तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुविधा वंचित तथा भेदभाव का सामना कर रहे समूहों द्वारा हक जताना संघर्षों को और उभारता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि संघर्ष पहले विद्यमान नहीं थे। बॉक्स में दिए गए उद्धरण इस पर बल देते हैं। नए तथा पुराने के बीच संघर्ष आज विकासशील देशों के मंच बने हैं। प्राचीन प्रणाली नवीन ताकतों का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, न ही लोगों की नवीन आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, परंतु यह स्थिति मृतप्राय नहीं है। सच्चाई यह है कि ये सभी भी जीवित हैं। संघर्ष बेकार की बहस, विभ्रांति, विसंगति तथा कई मौकों पर खून खराबे को जन्म देता है। इन परिस्थितियों में समाजशास्त्रियों के लिए यह बेहद आवश्यक होता है कि वे अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करें, परंतु एक पल का परावर्तन
उन्हें यह विश्वास दिला देगा कि पुरानी पद्धति संघर्ष से वंचित नहीं थी और उसने जनसंख्या के व्यापक भाग पर अमानुषिक अत्याचार किए हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण जहाँ संघर्ष को व्याधिकी माना जाता है अथवा जहाँ विज्ञान के नाम पर एक विशेष मूल्य के रूप में संतुलन का निवेश किया जाता है, परंतु यह स्थिति विकासशील समाजों के अध्ययन में रुकावट सिद्ध होती है। दोस्तों, यहाँ समझना आवश्यक है कि संघर्ष विसंगति अथवा प्रत्यक्ष झड़प के रूप में दिखाई देते हैं, जहाँ से खुलकर प्रकट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भूमि संसाधनों पर गहरे संघर्षों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के परिणाम हैं कृषक आंदोलन। आंदोलन की अनुपस्थिति का अर्थ संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। अतः इस अध्याय में संघर्ष, अनिवार्य सहयोग तथा प्रतिरोध के संबंधों पर बल दिया जाता है। आइए कुछ संघर्षों पर जो समाज में विद्यमान हैं तथा प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष के आपसी सहसंबंधों पर भी विचार करें। हम यहाँ केवल 2 उदाहरणों को लेंगे। प्रथम परिवार तथा घर हैं और दूसरा भूमि आधारित संघर्ष। दोस्तों, पारंपरिक तौर पर परिवार तथा घर सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते रहे हैं, जहाँ सहयोग प्रमुख प्रक्रिया थी तथा परार्थवाद मनुष्य के आचरण के प्रेरणात्मक सिद्धांत थे। पिछले 3 दशकों से महिलावादी विश्लेषकों द्वारा इस मान्यता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अमर्त्य सेन जैसे विद्वान ने भी बालात सहयोग की संभावना को माना है। सिर्फ विभिन्न दलों को ही सहयोग से फायदा नहीं है, उनके व्यक्तिगत क्रियाकलापों को भी प्रत्यक्ष सहयोग के रूप में लेना होगा। छोटे मोटे संघर्षों के विद्यमान होने पर भी, यद्यपि सामाजिक तकनीकी के चुनाव में हितों का संजीदा संघर्ष हो सकता है। पारिवारिक संगठनों की प्रकृति के लिए यह आवश्यक है कि इन संघर्षों को आपसी सहयोग द्वारा निपटाया जाए, साथ ही संघर्ष को विचलित व्यवहार के रूप में देखा जाए। चूंकि संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता, अतः यह देखा गया है कि मध्य वर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग, चाहे घर में महिलाएं हों या कृषक समाज में किसान, संघर्षों में समायोजन तथा सहयोग पाने के लिए व्यक्ति एवं समूह विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाते हैं। अनेक समाजशास्त्री अध्ययन अप्रत्यक्ष संघर्ष तथा प्रत्यक्ष सहयोग को दिखाते हैं, जो सामान्य हैं। नीचे दिया गया उद्धरण घर में महिलाओं के व्यवहार तथा अंतःक्रिया पर किए गए कई अध्ययनों से लिया गया है। दोस्तों, भौतिक दबाव तथा प्रेरणा का सहयोग तथा उससे बढ़कर वितरण तथा वितरण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संघर्ष के बहुत कम साक्ष्य हैं। इसके बदले निर्णय लेने, आवश्यकताएं तथा प्राथमिकताएं, आयु, लिंग तथा जीवन चक्र सोपानिक हैं। ऐसे सोपान जिसका स्त्री तथा पुरुष दोनों समर्थन करते हैं। अतः स्त्रियां अपने विशेषताओं को सतत रूप से अर्जित करती हुई दिखाई देती हैं। घरेलू वस्तुओं के वितरण में विभेदीकृत कार्य अपने आने वाले समय में सुरक्षा के लिए अन्य घरेलू संबंधों तथा संसाधनों तक पहुंच न मिलने के कारण यह उनके भौतिक हित में होता है कि वे बेटे को मान्यता दें, जो इस संसार की महत्वपूर्ण विशेषता है, तथा अपने अनियमित भविष्य के बीमा के लिए अपने बेटों को सहयोगी रूप में जीतने के लिए उनके लिए स्वार्थ रहित समर्पण ही उनका निवेश होता है। मार्ती परहितवादिता। उत्तर भारत के मैदान में बेटों को लेकर पूर्वाग्रही पितृसत्तात्मक जोखिम के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। स्त्री पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है, परंतु पुरुष के निर्णय लेने की ताकत के समक्ष वह अप्रत्यक्ष ही रहती है। विश्वसनीय दोस्तों का उपयोग, मतलब कि रिश्तेदार या पड़ोसियों का अपनी तरफ से छोटे मोटे व्यापार करने में, पैसों का छुपकर लेन देन, पर्दा
तथा मातृत्व जैसी लैंगिक विचारधारा पर बातचीत करना वे रणनीतियां हैं जिनके आधार पर स्त्रियों ने पुरुष की शक्ति का प्रतिरोध किया है। उनके प्रतिरोध का यह गोपनीय रूप घर के बाहर सहयोग के विकल्पों की कमी तथा खुले संघर्ष से जुड़े सहवर्ती जोखिमों को दिखाता है। दोस्तों, समाजशास्त्री प्रश्नवाचक परंपरा को ध्यान में रखते हुए मान लिए जाने वाले तथ्यों पर इस अध्याय में परीक्षण किए गए तथा इस पाठ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक रूप से जांच की गई। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ये प्रक्रियाएं स्वाभाविक नहीं मानी जाती। यह उन्हें आगे अन्य सामाजिक विकास से जोड़ता है। नीचे दिए गए अनुच्छेद में आप भूमि संबंधों तथा भारत के भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। बॉक्स को पढ़िए और देखिए कि समाज में सहयोग किस प्रकार समाजशास्त्री रूप में तकनीक तथा उत्पादन की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। दोस्तों, बॉक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्रियाकलाप 10 को देख लेते हैं। नीचे दिए गए भूमि संघर्ष से संबंधित विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके विभिन्न सामाजिक वर्गों को पहचानिए तथा व्यक्ति तथा संसाधनों की भूमिका पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, सन 1956 की बात है। हरबख्श एक राजपूत ने नत्थू अहिर से 100 रुपये अपने 2 एकड़ जमीन को गिरवी रख कर्ज लिया। उसी वर्ष हरबख्श की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी गणपत ने सन 1958 में जमीन को वापस लेने का दावा किया। इसके लिए उसने 200 रुपये देने की पेशकश की। नत्थू ने गणपत को जमीन वापस करने से मना कर दिया। गणपत इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा नहीं ले सका क्योंकि यह लेन देन आय व्यय रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं था। इन परिस्थितियों के अधीन गणपत ने हिंसा का सहारा ले सन 1959 में, मतलब कि ग्रामदान के 1 वर्ष पश्चात, जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया। गणपत चूंकि स्वयं एक पुलिस कांस्टेबल था, अतः इस मामले में उसने अफसरों पर काफ़ी प्रभाव डाला। जब पटेल फुलेरा गया, मतलब कि पुलिस थाना हेडक्वार्टर में, तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जबरन उसे इस बात पर राजी किया गया कि वह जमीन गणपत को वापस लौटा दे। इसके पश्चात ग्रामवासियों की एक सभा बुलाई गई जब पटेल को पैसा दिया गया और गणपत को अपनी जमीन वापस मिली। अगला बॉक्स है, तकनीक के विस्तार ने भी सहयोग की आवश्यकता को कम किया। उदाहरण के लिए, चरस चलाने के लिए कुओं से सिंचाई करने वाली एक घरेलू विद्या, जो 2 जोड़ी बैल तथा 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक साधारण किसान 4 बैलों का खर्च नहीं उठा सकता अथवा एक औसत घर में शायद ज़रूरत जितने आदमी न हों। ऐसी स्थिति में वे बैल तथा आदमी दूसरों घरों, मतलब रिश्तेदारों, पड़ोसी या दोस्तों से मंगवाए जाते हैं। वैसे ही सेवाओं को देने के बदले में, परंतु यदि चरस को रहट से बदल दिया जाए तो रहट, जिस पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, तब मात्र 1 जोड़ी बैल तथा 1 व्यक्ति की आवश्यकता इसे चलाने में पड़ती है। सिंचाई के संदर्भ में सहयोग की आवश्यकता को भारी पूंजी निवेश तथा सक्षम तकनीक के कारण कम कर दिया गया। अतः किसी प्रणाली में तकनीकी स्तर व्यक्तियों तथा समूहों के बीच सहयोग की आवश्यकता को निर्धारित करता है। क्रियाकलाप 11, नीचे दी गई रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया के आपसी संबंधों पर परिचर्चा कीजिए। किस प्रकार संतोष और पुष्पा सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण के कारण बाध्य हैं, इस पर विवेचना कीजिए। क्या यह संभव है कि उनके जीवन में 3 सामाजिक प्रक्रियाओं यथा सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को पहचाना जा सके? क्या इन विवादों को सहयोग की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है?
क्या इन विवादों को ऐसी क्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसे व्यक्ति समझ बूझकर अपनाता है ताकि वह प्रतियोगी रोजगार बाजार में जीवित रह सके, क्योंकि विवाहित जोड़ों को यहाँ प्रमुखता दी जाती है? क्या यहाँ संघर्ष के कोई लक्षण दिखते हैं? मिलिए माता पिता से। किशोर विवाह, प्रवासी मजदूर तथा गन्ना कारखानों में संवैधानिक संकट, एक दुष्चर्य। यह आउटलुक न्यूज़पेपर के 8 मई 2006 के दिए गए उद्धरण से लिया गया है। दोस्तों, कुछ बदलाव के साथ यह वही पुरानी कहानी है। संतोष शिंदे, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, भूमिहीन मजदूर के बेटे ने 8,000 रुपये पढ़ाई के लिए ऋण लिए। जब साहूकार चाहता है कि ऋण की आपूर्ति की जाए, अतः शिंदे, जिसके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक गन्ने की फैक्ट्री के ठेकेदार से कुछ अग्रिम राशि आय के रूप में लेता है। समस्या यह है कि वे पति पत्नी तथा उनका एक लड़का है। अतः शिंदे परिवार जल्दबाजी में संतोष के लिए एक दुल्हन ढूंढते हैं जिसकी उम्र भी 14 वर्ष है। उसका नाम पुष्पा है, जो महाराष्ट्र के एक गांव की रहने वाली है। वह उनके साथ कर्नाटक के ओसामाबाद जिले में जाती है। वे रास्ते में एक साधारण से विवाह के लिए मंदिर में रुकते हैं। इसके लिए एक नाम भी है, गेट कीन। शायद इस शब्द का उद्भव कैंप में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से हुआ है, जो फैक्ट्री के बाहर गन्ने की कटाई के मौसम में रहा करते थे। ठेकेदार अकेले लड़कों के बजाय विवाहित दंपति को काम देना पसंद करते हैं, क्योंकि वे लड़कों के मुकाबले फैक्ट्री में ज़्यादा महीनों तक रुककर काम करते। महाराष्ट्र के गन्ने की फैक्ट्रियां, जहां एक समय में भारत के 1/3 चीनी का उत्पादन होता था, आपदा की स्थिति में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो गए। अनुमानतः फैक्ट्रियों ने 1900 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाया और इस वर्ष 177 चीनी मिलों में से 120 मिलों को मजबूरन केंद्र की 1650 करोड़ रुपए वित्तीय पैकेज की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन 6 महीने की लंबी अवधि में खेतों में गन्नों की कटाई करने वाले प्रवासी मजदूरों की स्थिति और भी बदतर हो गई। उनके रोजगार पाने के अवसर और कम हो गए और वेतन बद से बदतर। संतोष, एक नौजवान जिसकी उम्र 16 वर्ष की हो गई है, ने अभी अभी 10वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म की है और उसकी पत्नी पुष्पा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। पुष्पा, जो पढ़ने में अच्छी छात्रा है, अपनी पढ़ाई तथा अपने 1.5 वर्ष के बच्चे की देखभाल, दोनों कार्यों के बीच संतुलन बनाकर उन्हें करती है। इसके अलावा घर परिवार तथा खेतों में काम भी होता है। जैसा कि वे स्वयं कहती हैं, मेरी शादी इतनी जल्दी हुई कि कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरी शादी कब हुई। यह सब कब हुआ पूछने पर कि क्या उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी आई, इस नौजवान माँ का कहना है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन चीज़ों के बारे में न सोचूं जिनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। इसकी अपेक्षा मैं उन चीज़ों पर ध्यान देती हूँ जो अब मैं कर सकती हूँ। उनके ससुराल वालों का कहना है कि वे आगे की पढ़ाई तभी कर सकती हैं जब उन्हें कोई छात्रवृत्ति मिले, नहीं तो ये नौजवान दंपत्ति मुंबई के किसी निर्माण क्षेत्र में काम करने चले जाएंगे। क्रियाकलाप 12। नीचे दी गई रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विक्रम और नितिन तथा क्रियाकलाप 11 के संतोष तथा पुष्पा में जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, उनकी असमानताओं को दर्शाइए। जिस प्रकार 8% दर से भारतीय अर्थव्यवस्था पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन व्यापार के क्षेत्र में हजारों नौकरियां रोज जन्म लेती हैं, जिसका असर लोगों के बदलते हुए काम के प्रति दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली में देखा जा सकता है। ये नया कामकाजी वर्ग तुरंत अपने किए गए कार्यों के लिए इनाम चाहता है। उन्नति जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और पैसा, अच्छी तनख्वाह, अतिरिक्त भत्ता तथा ऊंची वृद्धि मुख्य उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं।
विक्रम सामंत 27 वर्ष, जिन्होंने अभी अभी बीपीओ में कार्यभार संभाला है, अपनी पिछली नौकरी को छोड़ देने का मुख्य कारण बेहतरीन तनख्वाह को मानते हैं। पैसा जरूरी है, परंतु मेरे नए मालिकों को यह अच्छी तरह से पता है कि मैं हर उस 1 रुपये के काबिल हूँ जो मुझे वे देते हैं, ऐसा उनका मानना है। इन नए कर्मोन्नत को जो चीज़ आगे बढ़ाती है वह है कॉरपोरेट जगत की सीढ़ी पर छलांगे मारते हुए आगे बढ़ना, न कि एक एक सीढ़ी पर तोलते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाना। जी हाँ, मैं अगला पद जल्दी से जल्दी पाना चाहता हूँ, न कि अपने बुढ़ापे तक उसका इंतज़ार करना। ऐसा कहना है नितिन का, जो अपनी अगली बड़ी छलांग के लिए बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहते, और इसके लिए उन्होंने आईसीआईसीआई को छोड़कर एक तरक्की ले अपने आप को स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जोड़ा तथा इसके बाद ऑप्टिमिक्स से क्षेत्रीय मैनेजर की हैसियत से जुड़ गया। दोस्तों, इस अध्याय का उपसंहार देख लेते हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य एक ओर सामाजिक तथा स्तरीकरण के संबंधों को समझना है, तो दूसरी ओर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को। आपने देखा होगा कि तीनों सामाजिक प्रक्रियाएं भिन्न हैं, लेकिन अधिकांशतः वे एक साथ मौजूद होती हैं तथा एक दूसरे से कभी छिपे और कभी खुले रूप में संबंध और विद्यमान होती हैं। जैसा कि बात सहयोग के संदर्भ में हुई चर्चा से पता चलता है कि हम इसे दिए गए 2 क्रियाकलापों से समाप्त करते हैं जो जीवन की सही घटनाओं पर आधारित है, जो आपकी समाजशास्त्री सोच को यह खोजने में मदद करेगी कि सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में तीनों प्रक्रियाएं जो भिन्न रूप में स्थित हैं, किस प्रकार से सामाजिक समूहों के लिए कार्य करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ और इसमें कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। परहितवाद मतलब कि सिद्धांत, वह सिद्धांत बिना किसी लाभ के दूसरों के हित के लिए काम करना। अलगाव, मार्क्स ने इस अवधारणा का प्रयोग मजदूरों का अपने श्रम तथा श्रम उत्पाद पर किसी प्रकार के अधिकार न होने के संदर्भ में किया है। इससे मजदूरों की कार्य के प्रति रुचि समाप्त होने लगती है। प्रतिमानहीनता, दुर्खाइम के लिए सामाजिक स्थिति जहां व्यवहार को पथ प्रदर्शित करने वाले मानदंड नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति बिना सामाजिक बाध्यता अथवा पथ प्रदर्शन के रह जाता है, एक नियमहीनता की स्थिति। पूंजीवाद, वह आर्थिक प्रणाली जहां उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तथा जिसका प्रयोग बाजार व्यवस्था में लाभ कमाना है, जहां श्रम मजदूरों द्वारा किया जाता है। श्रम विभाजन, कार्य का विशिष्टीकरण, जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार उत्पादन प्रणाली से जुड़े होते हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन होता है, विशेषकर पुरुषों को दिए गए कार्य तथा महिलाओं द्वारा किए गए कार्य। औद्योगिकरण के विकास के साथ श्रम विभाजन और जटिल हो गया। अन्य किसी भी प्रकार के उत्पादन की तुलना में आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। प्रभुत्वशाली विचारधारा, विचार तथा मान्यताएं जो प्रभुत्वशाली समूहों के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसी विचारधारा प्रत्येक समाज में पाई जाती है जहां विभिन्न वर्गों में असमानताएं हों। विचारधारा की संकल्पना शक्ति से जुड़ती है, क्योंकि वैचारिक प्रणाली भिन्न शक्तियों को वैध बनाती है जो विभिन्न समूहों में सन्निहित होते हैं। व्यक्तिवाद, वह सिद्धांत अथवा चिंतन जो समूह के स्थान पर व्यक्तियों की स्वायत्तता को महत्व देता है। मुक्त व्यापार मतलब कि उदारवाद, वह राजनैतिक तथा आर्थिक नजरिया जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेपी नीति अपनाया जाए तथा बाजार एवं संपत्ति मालिकों को पूरी छूट दे दी जाए। यांत्रिक एकता, दुर्खाइम के अनुसार परंपरागत संस्कृति में सरल श्रम विभाजक इसकी विशेषता है, क्योंकि समाज के अधिकतर सदस्य एक जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, अतः वे एक दूसरे के साथ सामान्यतः समान प्रकार के अनुभव तथा मान्यताओं से बंधे होते हैं। आधुनिकता,
18वीं तथा 19वीं शताब्दी की सामाजिक प्रक्रिया जो विशिष्टता, जटिलता तथा गत्यात्मकता के गुणों के कारण प्रसिद्ध हुई और जो वास्तव में परंपरागत जीवन से अलग थी। सावयवी एकता। दुर्खाइम के अनुसार एकता के अंतर्गत समाज व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता तथा दूसरे के कार्यों की महत्ता से बंधा होता है। चूँकि यहाँ श्रम विभाजन अत्यंत जटिल होता है, अतः लोग एक दूसरे पर अधिक से अधिक आश्रित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वह उत्पाद चाहिए जिसका उत्पादन दूसरे व्यक्ति करते हैं। आर्थिक बदलाव तथा अंतर्निर्भरता के सहसंबंध इस प्रकार की स्थिति में सामाजिक एकमतता बनने में मदद करते हैं। सामाजिक बाध्यता। हम जिस समूह अथवा समाज के भाग होते हैं वे हमारे व्यवहार पर प्रभाव छोड़ते हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य का एक विशिष्ट लक्षण है। संरचना मुख्य रूप से किसी संगठन की बनावट एवं प्रतिमान को इंगित करता है जो कुछ हद तक मानव व्यवहार को निर्देशित या बाध्य करता है। दोस्तों, इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को पहुंचाइए जिससे वो हमारे इस क्लास वीडियो से जुड़ सकें। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए, नमस्कार।